नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों एमपीजीके की सीरीज पढ़ रहे थे अपन। एमपीजीके के अंदर अपन मध्य प्रदेश का जो भी संभाग थे वो सारे संभाग पढ़ चुके थे। मध्य प्रदेश की मिट्टियां और बेसिक जानकारी अपन सब कुछ पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो में दोस्तों अपन मध्य प्रदेश की नदियां और अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों एक जानकारी कि सिंचाई परियोजनाएं जितनी भी है मध्य प्रदेश की, जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, इन सिंचाई परियोजनाओं को, साथ ही जो मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इन जल विद्युत परियोजनाओं को अपन अलग से एक नई वीडियो में अपन कवर करेंगे। अभी केवल अपन नदियों से जुड़े हुए फैक्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपवाह और अपवाह तंत्र की। अपवाह क्या होता है दोस्तों? अगर कोई नदी, एक नदी बह रही है तो उसका जो एरिया होता है बहने का, उसको क्या बोलते हैं? अपवाह। नदी का अपवाह बोलते हैं। लेकिन अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं? अगर दोस्तों एक नदी के अंदर कोई सहायक नदी मिलती है, उस सहायक नदी की एक और सहायक नदी होती है, इस प्रकार से जो नदियां मिलती हैं और इससे जो एक तंत्र का, जाल का निर्माण होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? अपवाह तंत्र बोलते हैं। क्लियर है? जैसे यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी के अंदर इधर से चंबल नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है, तो इस टाइप से जो नदियों का अपवाह तंत्र बन जाता है, इसको क्या बोलेंगे अपन? अपवाह तंत्र बोलेंगे। इस जाल को क्या बोलेंगे? अपवाह तंत्र बोलेंगे। अब दोस्तों नदी द्रोणी और जल संभर को समझने के बाद अपन अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। नदी द्रोणी क्या होती है दोस्तों? जब दोस्तों एक कोई बड़ी नदी अपना जल ग्रहण क्षेत्र बनाती है, जो बड़ी नदी होती है उसके जल ग्रहण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नदी की द्रोणी बोलते हैं। द्रोणी मतलब बेसिन। नदी द्रोणी को क्या बोलते हैं? रिवर बेसिन बोलते हैं। बड़ी नदी का जो भी जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसे रिवर बेसिन बोलते हैं, और छोटी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसे जल संभर या फिर वाटर शेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर शेड बोलते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र होता क्या है? मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र कितने हैं? मध्य प्रदेश में कुल 5 नदियों के अपवाह तंत्र हैं। मध्य प्रदेश में कुल 5 अपवाह तंत्र हैं। सबसे पहला है दोस्तों गंगा अपवाह तंत्र, दूसरा है नर्मदा अपवाह तंत्र, तीसरा है ताप्ती अपवाह तंत्र, चौथा है गोदावरी अपवाह तंत्र या फिर वैनगंगा अपवाह तंत्र भी इसको बोला जाता है, पांचवा है माही नदी का अपवाह तंत्र। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि गंगा नदी तो मध्य प्रदेश में बहती नहीं है, फिर भी गंगा अपवाह तंत्र कैसे हुआ? दोस्तों देख लिया जाए तो यमुना नदी आपको दिख रही है यहाँ पर। यमुना नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, लेकिन सिंध नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, ये नदियां तो जाकर किस में मिलती हैं? यमुना नदी में मिलती हैं। तो जो नदियां यमुना के अंदर मिलती हैं तो वो क्या हो जाएगा? यमुना नदी का अपवाह तंत्र। प्रत्यक्ष रूप से यमुना नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, लेकिन यमुना नदी के अंदर मध्य प्रदेश की बहुत सारी नदियां जाकर क्या होती हैं? इसके अंदर मिल जाती हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? अपवाह तंत्र बोला जाता है। तो इस प्रकार गंगा नदी का अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी का अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र और माही नदी का अपवाह तंत्र अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं नदियों की। दोस्तों अपवाह तंत्र अपन ने समझ लिया, अब एक एक करके मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहली नदी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में सबसे पहली चंबल नदी की अपन आज बात करेंगे। तो दोस्तों चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है इंदौर जिले में महू के निकट विंध्य श्रेणी की जानापाव पहाड़ी से होता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों, चंबल नदी का ये पहाड़ी पूछ लिया गया हुआ है, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया है कि चंबल नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? तो जानापाव पहाड़ी से होता है। कहां पर है? इंदौर जिले के महू के पास में है। ठीक है, बिंदु पूछ लिया जाए तो कहां से होता है? पर्टिकुलर बांगचू बिंदु से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का समापन कहां होता है दोस्तों? इटावा के समीप यमुना नदी में जाकर चंबल नदी क्या होती है? मिल जाती है। इटावा के समीप यमुना नदी में चंबल नदी मिल जाती है। दोस्तों अगर चंबल नदी की बात करी जाए तो चंबल नदी का उद्गम यहाँ से इंदौर के निकट महू से होता है, जानापाव की पहाड़ी से होता है। दोस्तों यहाँ से ये गुजरती है उज्जैन से होकर, फिर ये इधर ऊपर चल जाती हुई ये मंदसौर जिले से होकर ये कहाँ जाती है? राजस्थान के कोटा जिले में जाती है। फिर ये यहाँ पर ऊपर कहाँ जाती है? श्योपुर, भिंड और मुरैना जिलों से होते हुए कहाँ पर मिल जाती है? ये इटावा के समीप। इटावा के समीप कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में ये यहाँ पर मिल जाती है। ये दोस्तों चंबल नदी क्या करती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या बनाती है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश व राजस्थान के मध्य, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य क्या बनाती है? ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में क्या बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, और इसके अलावा ये लश्कर के मैदान की सीमा भी बनाती है। आगे देखते दोस्तों चंबल नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो चंबल नदी के अन्य नाम है चर्मवती, धर्मावती,
कामधेनु और रतिदेव की कीर्ति, ये चंबल नदी के अन्य नाम हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की कौन सी है? चंबल नदी है। तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? वो हो जाएगी दोस्तों नर्मदा नदी। बड़ी नदी है इसका मतलब क्या है दोस्तों? चंबल नदी की कुल जो लंबाई है वो कितनी है? चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। कितनी है? कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। लेकिन अगर दोस्तों इसकी बात करी जाए मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई, तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 325 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में चंबल नदी कितना बहती है? 325 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। इस चंबल नदी को क्या बोला जाता है दोस्तों? पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है। इसकी सहायक नदियों की बात करी जाए दोस्तों तो काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, कूनो, क्वारी, कुंद, कुराई और बामनी। कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों? ये पार्वती नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, बेतवा नहीं, क्षिप्रा नदी, और ये नदियां क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र पूछ लिया जाए तो गंगा नदी अपवाह तंत्र क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। क्लियर है? आगे देखते हैं दोस्तों, चंबल नदी अपने मार्ग में उत्कात भूमि वाली भू आकृति का निर्माण करती है। उत्कात भूमि मतलब गड्ढों वाली आकृति, रेवनीस का निर्माण करती है, जिसे चंबल खंड कहा जाता है। क्लियर है? क्या होता है दोस्तों, चंबल नदी एक अध्यारोपित नदी है, सुपर इम्पोज्ड नदी है। तो यहाँ पर क्या होती है? रेवनीस का निर्माण करती है। ये जो विंड मुरैना श्योपुर वाला जो इलाका है, मुरैना वाला इलाका, यहाँ पर ये गड्ढों का निर्माण करती है। इससे क्या होता है? मृदा का अपरदन होता है, मृदा का अपरदन होता है। यहाँ पर गहरे गहरे क्या हो जाते हैं? खड्डों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर चंबल नदी में क्या है? यहाँ पर चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी इलाका है जो मध्य प्रदेश का, यहाँ पर किसकी समस्या ज्यादा है? बीहड़ की समस्या सर्वाधिक है। बीहड़ की समस्या सर्वाधिक है। क्लियर है? अगली जो नदी है उसकी बात करते हैं दोस्तों, क्षिप्रा नदी की बात करते हैं। क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है इंदौर जिले में स्थित काकरी बर्डी पहाड़ी से। दोस्तों चंबल का उद्गम हुआ था झानापाव पहाड़ी से और क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है काकरी बर्डी पहाड़ी से होता है। ठीक है, और कौन से कुंड से होता है? तो बनेश्वर कुंड से इसका उद्गम होता है। दोस्तों इसका समापन कहाँ होता है? तो कोटा के समीप चंबल नदी में जाकर ये मिल जाती है। दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से हुआ अपन एक बार मैप से देखते हैं। तो यहाँ से मान लो ये उद्गम होती है, इंदौर के पास से उद्गम होती है। ये फिर कहाँ जाती है? रतलाम, उज्जैन होते हुए, मंदसौर से होते हुए कहाँ मिल जाती है? कोटा में। ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर कहीं कोटा के आसपास ये कहाँ मिलती है? चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। इसे क्षिप्रा नदी को क्या बोला जाता है? मालवा की गंगा बोला जाता है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा बोला जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस नदी के अन्य नाम कौन से हैं? पूर्ण सलीला, पाप हरिणी, अवंती, मोक्षदायिनी, सोमवती और अमृत संभवा इसके प्रमुख नाम हैं। उज्जैन नदी क्षिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर है। और क्षिप्रा नदी के किनारे जो उज्जैन है, यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कौन सा मेला लगता है दोस्तों? कुंभ का मेला लगता है, सिंहस्थ मेला लगता है, जो 2016 में अंतिम बार लगा था और अब कब लगेगा? 12 साल के बाद, यानी कि 2028 में मेला लगेगा। क्लियर है दोस्तों? इसके किनारे अगर बात करी जाए तो दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में, जो मध्य प्रदेश के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये बसा हुआ है, यहाँ पर इसका भव्य मंदिर निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली नदी की अगर बात करें तो अगली नदी है दोस्तों बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेतवा नदी का उद्गम होता है दोस्तों, अगर दोस्तों इसके पहले एक बात कर लेते हैं क्षिप्रा नदी की लंबाई की। तो क्षिप्रा नदी की लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं दोस्तों बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है और समापन कहाँ होता है? हमीरपुर के समीप यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। अगर बात करी जाए बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी दोस्तों कहाँ मिल जाती है? ये यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पर जाकर मिलती है? हमीरपुर के समीप, यानी कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के समीप कहाँ जाकर मिल जाती है? यमुना नदी में बेतवा नदी जाकर मिल जाती है।
दोस्तों आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा किस आधार पर बोला जाता है? तो प्रदूषण के आधार पर। बेतवा नदी प्रदूषित नदी है, इस कारण क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी बोला जाता है। इसके अन्य नाम की बात करी जाए तो बेत्रवती, शिव की पुत्री, बेस, ये क्या है? इसकी अन्य नाम है। अगर सहायक नदियों की बात करी जाए तो धसान, बेस, बीना, जामनी और केन, ये नदियां क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्लियर है। अगर दोस्तों बेतवा नदी की कुल लंबाई की बात करी जाए तो बेतवा नदी की कुल लंबाई क्या है? 480 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 480 किलोमीटर। लेकिन अगर मध्य प्रदेश राज्य में इसकी लंबाई की बात करी जाए तो इसकी लंबाई है कुल 380 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के अंदर है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पर बेतवा नदी के किनारे देवगढ़ क्या है? इस नदी के किनारे स्थित है। देवगढ़ बेतवा नदी के किनारे स्थित है और इस जो देवगढ़ है इसको क्या बोला जाता है? बेतवा का आइसलैंड बोला जाता है। बेतवा का आइसलैंड बोला जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली नदी है हमारे पास केन नदी। केन नदी की बात करें तो केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कटनी जिले की रीठी तहसील के समीप कैमूर पहाड़ी से होता है। कटनी जिले की रीठी तहसील के समीप कौन सी पहाड़ी से? कैमूर पहाड़ी से केन नदी का उद्गम होता है। यहाँ से केन नदी का उद्गम होता है। इस टाइप से यहाँ से केन नदी निकलती है और इस टाइप से घूमती हुई जाकर ये कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। समापन कहाँ होता है? बांदा जिले के समीप यमुना नदी में। यहाँ पर बांदा जिला है, बांदे जिले के आसपास यहाँ पर कहाँ है? यमुना नदी में जाकर ये नदी मिल जाती है। इसके अन्य नाम क्या है? शुक्तिमती, दिरणावती और कर्णवती। केन नदी में क्या है दोस्तों? शजर नामक बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है। ये आपको पूछा जाएगा तो याद रखना है, शजर नामक पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? केन नदी में पाया जाता है। अगर दोस्तों केन नदी की लंबाई की बात करें तो केन नदी की लंबाई कितनी है? कुल लंबाई की बात करें तो केन नदी की कुल लंबाई है 427 किलोमीटर। कितनी है? 427 किलोमीटर केन नदी की लंबाई है। लेकिन अगर एमपी में बात करें तो मध्य प्रदेश में केन नदी कितने किलोमीटर बहती है? 392 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो है ये अन्य राज्य में बहती है। शजर नामक पत्थर की बात हो गई है तो आपको ध्यान रखना है कि शजर नामक पत्थर कहाँ पर मिलता है? केन नदी के अंदर मिलता है। अगली नदी है दोस्तों सिंध नदी। सिंध नदी की बात करें तो सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के समीप एक तालाब से निर्मित नदी है। तो सिंध नदी कहाँ से निर्मित नदी है? तालाब से निर्मित नदी है। तो कहाँ से होता है इसका उद्गम? विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के समीप एक ताल से होता है। किसका? यहाँ से होती है सिंध नदी का उद्गम होता है। ये सिंध नदी इधर से भारत के मध्य प्रदेश के उत्तर की ओर, ये उत्तरी जिलों में होती हुई कहाँ मिल जाती है? इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा के समीप कहाँ पर मिल जाती है? सिंध नदी यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों इस नदी का समापन देख लिया अपन ने। इस नदी में क्या होता है? वर्ष भर क्या है? जल बहता रहता है। वर्ष भर जल बहता रहता है। ये एक 12मासी नदी रहती है एक तरह से। और वर्षा ऋतु में इसमें क्या होता है? इस वजह से भयंकर बाढ़ आती है। तो बाढ़ वाली नदी कौन सी है? सिंध नदी है। क्लियर है। आगे देखते हैं इसकी सहायक नदियां कौन सी है? नन, कुंद एवं माहुर क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। सिंध नदी में गुना जिले को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। सिंध नदी गुना जिले को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली नदी है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देवास जिले के बागली गांव से कौन सी नदी निकलती है? काली सिंध नदी। यहां से निकलती है देवास जिले के बागली गांव से काली सिंध नदी निकलती है, जो कहाँ मिलती है? चंबल नदी में जाकर मिलती है, नोनेरा के समीप। नोनेरा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के नोनेरा के समीप ये चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान के नोनेरा में ये जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। नोनेरा कहाँ आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ तक भी राजस्थान ही है। तो ये राजस्थान में क्या होती है? चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। नरसिंहगढ़ से होती हुई प्रवाहित होती है, शाहजहाँपुर से होती हुई। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर है। और इसके किनारे अगर प्रमुख शहर कौन सा है तो देवास शहर क्या है? इसके किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर है। अगली नदी की बात करें तो अगली नदी है टोंस नदी या फिर तमसा नदी भी इसका नाम है। टोंस नदी क्या है दोस्तों? इसका उद्गम होता है सतना जिले के मैयर से। सतना जिले के मैयर से कौन सा इसका ये टोंस नदी यहाँ से निकलती है। और समापन का होता है इलाहाबाद के समीप सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। ये इलाहाबाद के समीप यहाँ पर जाती हुई आगे कहाँ मिलती है? सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों टोंस नदी की अगर लंबाई की बात करी जाए तो इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है।
अगली नदी है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है। यहाँ से समापन होता है दोस्तों आरा, यानी कि बिहार में आरा है जगह, आरा के समीप रामनगर में गंगा नदी में ये मिल जाती है। ये भी कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अन्य नाम है नंद, सोन, सुवर्ण, सोनपालिका, सुभागदी और सोवा इसके अन्य नाम है। इसकी सहायक नदियों की बात करी जाए तो सहायक नदियां दोस्तों गग्गर, जोहिला, गोपद, रिहंद और कन्हार क्या है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर दोस्तों सोन नदी की लंबाई की बात करी जाए तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? तो एमपी में ये कितनी बहती है? 509 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है एमपी में? 509 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सहायक नदियों की बात कर ली दोस्तों। अगर केन नदी की बात करी जाए, सोन नदी की बात करी जाए तो सोन नदी में क्या है? दुर्लभ प्रजाति के, ये गंगा नदी के दक्षिणी भाग में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगर केन नदी की सोन नदी की बात करी जाए तो गंगा के दक्षिणी भाग में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। सोन नदी में दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं यहाँ पर, इसी वजह से सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में है? तो दोस्तों ये है सीधी जिले में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है। क्लियर है? तो दोस्तों ये जो नदियां आज अपन ने पढ़ी है ये कौन से नदी तंत्र की है? गंगा अपवाह तंत्र की है। गंगा नदी के अपवाह तंत्र की जो नदियां पड़ी हैं। कल जो दोस्तों अपन वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे नर्मदा नदी के अपवाह तंत्र की, और जो नदियां नर्मदा अपवाह तंत्र की सम्मिलित है उनको अपन कल पूरा पढ़ लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।